मेरी तो खोपड़ी आउट हो रही है। दिल चाह रहा है कि इस पापी को उठाकर जेल में फेंक दूं। संपूर्ण ने खूब हंसी और बोली, बब्बू अच्छा नहीं लग रहा क्या? अपनी उम्र से कहीं छोटी बातें कर रहा है। देखो नारियल पानी लेने के लिए कितनी तेजी से दौड़ कर गया है। अभी मैं चाहूँ तो जब ये नारियल पानी लेकर आए तो ऐसी ठोकर लगाऊं इसे कि इसकी खोपड़ी ही फट जाए। लेकिन छोड़ो, हमारे क्या ले रहा है वो देखो उधर। इधर असल चीज तो इधर है। कहाँ? वो इस चट्टान की तरफ देखो। कौन है? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। वो बिमल कपूर है, अपने पिता का पीछा कर रहा है। ओह! रत्ना के मुंह से एक मध्यम सी आवाज निकल गई। वो बहुत देर तक बिमल कपूर को देखती रही। फिर इसने संपूर्णी से कहा, ये यहाँ कहाँ से आ गया? नीले रंग की एक कार में मुसलसल पीछा कर रहा है। अपने पिता की निगरानी कर रहा होगा बेचारा। रत्ना ने कहा। इतनी देर में नान कपूर दो नारियल हाथ में उठाए आ गया और रत्ना नारियल का पानी पीने लगी। सारा दिन इसी तरह गुजर गया। फिर रात का खाना खाने के बाद दोनों फ्लैट पर वापस आ गए। नान कपूर ने कहा, असल में रत्ना जी, मैं घर से ये कहकर निकला था कि मैं आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ, आपसे मिलना था। कल का कहकर आया था कि कल वापस आऊंगा। आपको एतराज ना हो तो आज रात यहीं रुक जाऊं। रत्ना एक लम्हे के लिए घबराई तो संपूर्णी ने इसके कान में कहा, रुक जाने दे रत्ना, चिंता क्यों करती हैं? रत्ना ने कहा, कपूर जी आपका घर है, भला मुझसे ये बात कहने की क्या जरूरत है? बहुत बहुत शुक्रिया रत्ना जी। फिर नंद कपूर फैलने लगे। उन्होंने एक अलमारी में से कुछ बर्तन निकाले और रत्ना से बोले, लोग इसे बुरी चीज कहते हैं मगर थोड़ा सा हलक में उतार लो और इसके बाद जीवन के मजे देखो। आप लीजिए, मैं नहीं पीती। रत्ना बोली, मजा अधूरा रह जाएगा। कोई बात नहीं। नंद कपूर जी ने गिलास में शराब उंडेली तो रत्ना को संपूर्णी गिलास के पास ही नजर आई। फिर इसने अपने नन्हे से हाथ से गिलास में कोई चुटकी भर चीज डाली और रत्ना के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। संपूर्णी अपना काम कर चुकी थी। इसने जो कहा था वो कर दिखाया। नान कपूर जी मोहब्बत भरी निगाहों से रत्ना को देखते रहे और अपनी दानिश में एक एक करके गूंद करके रत्ना को अपने वजूद में उतारते रहे। पहले ही गिलास में इनके हवास दुरुस्त हो गए थे। वो मध्यम लहजे में बोले, रत्ना भगवान की सौगंध, अगर मान का मीत सामने हो तो एक ही गिलास काफी होता है। रत्ना मैं तुम मैं ये कहकर उन्होंने सोफे से गर्दन टकाई और गहरी नींद सो गए। संपूर्णी ने अपना असल रूप धार लिया। वो बहुत ही खुशमिजाजी के कह लगा रही थी। कहने लगी, चलो अपने नान कपूर महाराज तो भगवान को प्यारे हो गए। क्या मम मगर मर गया ये? अरे नहीं, मेरा मतलब है अब ये आराम से सारी रात सोते रहेंगे। कैसे कैसे लोग होते हैं संसार में। अरे अभी तो हम संसार के मजे लेंगे। रत्ना तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बड़ी अच्छी सहेली बन गई है। संसार में रहने वालों का जायजा लेते रहेंगे, बड़ा मजा आता है। बड़े बड़े पापी होते हैं इन संसार में। आप इनका क्या करें? रत्ना ने नंद कपूर की तरफ इशारा करके कहा, पड़ा रहने दो, ससुरे को हमारा क्या ले रहा है। काफी देर गुजर गई। रत्ना और संपूर्णी बातें कर रही थी कि अचानक दरवाजे की बेल बजी और दोनों उछल पड़ी। ये कौन आ गया इस वक्त? जाओ देखो, मगर डरने की जरूरत नहीं है। रत्ना दरवाजे की तरफ चल पड़ी। दरवाजा खोला तो बिमल कपूर खड़ा था। अजीब सी कैफियत हो रही थी इसकी। आंखें सुर्ख थी, बाल बिखरे हुए थे। रत्ना उसे देखकर चौंक पड़ी। बिमल कपूर ने कहा, माफी चाहता हूँ रत्ना देवी जी, मैं पागल हो गया हूँ। बेशक फ्लैट मेरा है, लेकिन मन चाहे तो मुझे मारकर निकाल दीजिए। मुझे पता है कि पिताजी अंदर है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, उनसे बात करना चाहता हूँ रत्ना जी। रत्ना ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर बोली, आओ। बिमल कपूर अंदर आ गया। कहाँ है पिताजी? मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो अब एक जवान बेटे के बाप हैं, अपना ये रवैया बदल दें। आओ। रत्ना उसे अपने कमरे में ले आई जहाँ नंद कपूर जी सोफे पर पड़े थे। रत्ना ने कहा, नंद कपूर जी, तुम सब लोगों को धोखा देकर यहाँ आए थे। आज सारा दिन मुझे रामनगर की सैर कराते रहे हैं और बाद में ये कहकर यहाँ रुक गए कि आज वो घर वापस नहीं जाएंगे, कल जाना है मुझे। और इसके बाद उन्होंने शराब के बर्तन सजा लिए, लेकिन मैंने उनका साथ नहीं दिया। अब शराब पीकर वो नशे में धुत पड़े हुए हैं और मैं अपने कमरे में दरवाजा अंदर से बंद करके सोने के लिए लेट चुकी थी। बिमल कपूर रत्ना को देखता रहा। थोड़ी देर के बाद उसने कहा, माफी चाहता हूँ रत्ना देवी जी, मैं कुछ और समझा था। आप मेहमान हैं, मगर ये बताइए कि ऐसे नहीं। बिमल कपूर, मैं यहाँ से एक आध दिन में चली जाऊंगी। तुम अगर चाहो तो नंद कपूर जी को ले जा सकते हो। और एक और बात बताऊं तुम्हें, ना मुझे इनकी दौलत से दिलचस्पी है, ना उनकी शख्सियत से। मेरे अपने पास बहुत कुछ है, समझे। बिमल का मुंह खामोशी से रत्ना को देखता रहा। फिर दोनों हाथ जोड़कर बोला, मैं एक बार फिर आपसे माफी चाहता हूँ। मैंने जो सोचा था वो नहीं है। अच्छा है मेरे और मेरे पिताजी के दरमियान पर्दा रहे। आप मुझे माफ कर दीजिएगा, बस इन्हें रास्ते से भटकने नहीं दीजिएगा। आपकी मेहरबानी होगी। बिमल कपूर चला गया। संपूर्णी रत्ना के पास आ गई और बोली, तू जज्बाती क्यों हो रही है रत्ना? बाप बेटे का खेल है, भाड़ में जाए। 2-4 दिन यहाँ रहेंगे हम लोग और इसके बाद चले जाएंगे। वैसे मैं तुझे एक बात बताऊं, ये बिमल जी तेरी तरफ लुढ़क रहे हैं। बच्चा अच्छा है, लेकिन
हमारे काम का नहीं है, ये मैं तुझे एक अच्छी दोस्त की हैसियत से बता रही हूँ। ठीक है, मुझे भी इससे कोई खास दिलचस्पी नहीं है। फिर रत्ना सो गई। दूसरी सुबह नान कपूर जी अजीबो-गरीब कैफियत का शिकार नजर आ रहे थे। भगवान की सौगंध, पता नहीं क्या हो गया है मुझे, दीवाना हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ, शायद रात को गहरी नींद सो ही गया। चलो कोई बात नहीं। अच्छा रत्ना जी, मैं चलता हूँ, शाम को आऊंगा, रात का खाना कहीं बाहर ही खाएंगे। रत्ना ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरा दिन पुरसुकून ही गुजरा था। अभी ये तय नहीं कर पाई थी कि उन्हें क्या करना है। शाम को 7 बजे के करीब नान कपूर जी आ गए। खुश नजर आ रहे थे। कहने लगे, आज की रात बड़ी खूबसूरत होगी, झील के किनारे रात गुजारेंगे और मैं तुम्हें अपना हाथ भी दिखाऊंगा, देखोगी तो मन खुश हो जाएगा। मैंने इससे बड़ा खूबसूरत लॉन बनाया है, आओ अब चलते हैं, थोड़ी देर घूमेंगे, फिर रात का खाना खाकर इधर चलेंगे। रत्ना अब ज्यादा इनकार नहीं करती थी। इसे माहौल पर, अपने आप पर और अपनी सखी पर एतमाद होता जा रहा था। संपूर्णी वाकई इसकी बेहतरीन मददगार थी और जिंदगी की बहुत सी दास्तानों में लुत्फ आ रहा था। बहरहाल वो चल पड़े। नान कपूर जी बहुत खुश नजर आ रहे थे। पता नहीं बिमल कपूर ने किस रद्द अमल का इजहार किया था। गर्ज ये कि काफी रात हो गई तो नान कपूर जी झील जाने वाले रास्ते पर चल पड़े। आज उनकी अपनी कार थी। थोड़ी देर के बाद वो जिस हट में पहुंचे वो वाकई बेहद खूबसूरत था। वो रत्ना को सब कुछ दिखाते रहे। फिर बाहर लॉन पर आ गए। मौसम बेहद खुशगवार था और आसमान पर पूरा चांद निकला हुआ था। नान कपूर जी ने यही बात कही थी कि आज की रात बेहद हसीन होगी। अचानक वहीं रत्ना को अपने कान में संपूर्णी की सरगोशी सुनाई दी। रत्ना, यहाँ से हटकर जरा दूर तो चल। रत्ना नान कपूर जी से कुछ कहकर दूर आ गई तो संपूर्णी ने कहा, रत्ना तुझे बेचैनी नहीं हो रही? तूने आसमान की तरफ नहीं देखा? पूरनमाशी है आज मेरे मन में, खून की प्यास जाग रही है। तेरी क्या कैफियत है? अचानक ही रत्ना का चेहरा भी सुर्ख होने लगा। इससे निगाहें उठाकर संपूर्णी को देखा, फिर बोली, हाय राम, मैं तो भूल ही गई थी। लेकिन अब तो मेरा तो मन भी खून पीने को चाह रहा है। दोनों के होंठों पर एक शफाक मुस्कुराहट फैल गई। संपूर्णी ने हंसकर कहा, तू काम दिखा रत्ना, दोनों मजे करेंगे। बल्कि मेरी एक बात सुन, संपूर्णी ने कहा और रत्ना दिलचस्पी से इसकी जाने मुतवज्जे हो गई। तब संपूर्णी ने रत्ना के कान में कुछ कहना शुरू कर दिया। रत्ना बेख्तियार हंस पड़ी थी। इधर नान कपूर जी फिल्मी हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ इस हाट में उन्होंने काफी बंदोबस्त कर रखा था। दूर ही से बोले, क्या हुआ रत्ना जी, क्या बात है? आप वहाँ क्या कर रही हैं? आसपास के मनाजिर देख रही हूँ, बड़ी खूबसूरत हट है आपकी। और हम? नान कपूर जी मस्ताना वार बोले। रत्ना का दिल तो चाहा कि हंस पड़े, लेकिन अपनी हंसी रोकी और मुस्कुराती हुई बोली, आपके बारे में क्या कहूँ? नहीं, कह दो, जो दिल चाहे कह दो, हम बुरा नहीं मानेंगे। वाकई माहौल कितना खूबसूरत है। क्या झील के किनारे और भी लोग हैं? नहीं, इस वक्त तो शायद कोई भी ना हो। क्यों, आइए इधर चले ना, रत्ना ने कहा। नंद कपूर जी हंस पड़े, फिर बोले, एक मिनट, कुछ ऐसी चीजें ले लूं जो वहां कारआमद साबित होंगी। मसलन झील के किनारे घास पर बिछाने के लिए कोई दरी वगैरह। रत्ना ने नंद कपूर जी को गधा बना दिया। नंद कपूर जी ने अपने कंधों पर थोड़ा सा सामान लादा, पानी की बोतल, गिलास, तकिया, दरी वगैरह, और इसके बाद वो रत्ना के साथ बाहर निकल आए। ये इत्तेफाक नहीं था कि इस दिन वहां इसके अलावा और कोई नहीं था। हट तो बहुत से थे, लेकिन चूंकि आम दिन था इसलिए वहां लोग मौजूद नहीं थे। फिर नंद कपूर जी पुराने शातिर थे, इन्हें ऐसी जगह मालूम थी जहां वैसे भी कोई नहीं होता। दरख्तों से घिरे हुए एक छोटे से साफ सुथरे हिस्से में उन्होंने दरी बिछाई, तकिया लगाया, पानी वगैरह रखा और रत्ना से बोले, अगर झील में नहाने का शौक है तो आओ मेरे साथ। मैं बहुत अच्छा तैरना जानता हूँ। लेकिन मैं नहीं जानती, रत्ना बोली। इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं जो हूँ, आप मेरा बोझ उठा सकेंगे जीवन भर? नंद कपूर जी ने आशिकाना लहजे में कहा, ना बाबा ना, मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। रत्ना बोली। नंद कपूर जी बेहयाई से हंसने लगे। फिर उन्होंने कहा, रत्ना, आसमान पर खुले चांद को देख रही हो? दरख्तों के पत्तों से छीनकर आने वाली चांदनी तुम्हारे चेहरे पर पड़ती हो तो भगवान की सौगंध, यूं मालूम होता है जैसे गंगा जमुना आपस में मिल रही हो। बहुत सुंदर हो तुम। पता है मेरा क्या दिल चाहता है? क्या चाहता है? रत्ना ने पूछा। मैं यहाँ दरी पर लेटकर आंखें बंद कर लूं, तुम अपने हाथों से मेरे बालों में कंघी करो, क्या सरूर आएगा? तो इसमें परेशानी होने की क्या बात है? आप लेट जाइए, रत्ना ने कहा और नंद कपूर जी खुश होकर दरी पर लेट गए। तकिए पर सर रखा और आंखें बंद कर ली। संपूर्णी दरख्त के पीछे थी। इसने बाकायदा इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली थी। वैसे भी वो इंतहाई हसीन थी और इसका हुस्न भी किसी तरह रत्ना से कम नहीं था। इसने रत्ना को इशारा किया। रत्ना फुर्ती से उठकर दरख्त के पीछे चली गई। संपूर्णी नंद कपूर जी के पास आकर बैठ गई। दोनों पूरी तरह तफरी के मूड में थी और ये तजवीज़ संपूर्णी ही ने पेश की थी। इस तरह अपने हाथों की उंगलियों से नंद कपूर जी के साथ में कंघी करना शुरू कर दी और नंद कपूर जी ने मसरूर लहजे में कहा, भगवान की सौगंध,
इस वक्त अगर मौत भी आ जाए तो सीधा स्वर्ग में चला जाऊंगा। कभी कभी तो ये संसार ही स्वर्ग लगने लगता है। संपूर्णी बोली, आवाज का फर्क नुमाया था। नान कपूर जी ने जल्दी से आंखें खोल दी। संपूर्णी को देखा, एक नया चेहरा देखकर बदहवास हो गए और जल्दी से उठकर बैठ गए। तब तुम कौन हो? अरे क्या हो गया आपको? क्या आप स्वर्ग में पहुंच गए? संपूर्णी सादगी से बोली। माम मगर देवी जी, आप कौन हैं? लगता है आप पागल हो गए हैं। नान कपूर महाराज, क्या हो गया है आपको? कैसी बहकी बहकी बातें करने लगे। ता तुम रत्ना हो? हाय राम, मैंने किसी को इस तरह अकल खोते हुए नहीं देखा। आपको आखिर क्या हो गया है? मेरा मतलब है देवी जी, लेट जाइए लेट जाइए। अभी तो मुझसे कह रहे थे कि तकिए पर सर रख कर लेट जाएं और मैं बालों में उंगलियों से कंघी करूं, और आप पागलों की तरह मेरा मुंह फाड़े हुए मुझे देख रहे हैं। तुम, मेरा मतलब है, अरे बाप रे, मेरी आंखें और कान खराब हो गए हैं क्या? आखिर क्या हुआ आपको? आप लेटिए और आंखें बंद कर लीजिए। लेट जाता हूँ रत्ना, मगर पता नहीं तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी आवाज मुझे बदली बदली लग रही है। आप लेटकर आंखें बंद कर लें, संपूर्णी बोली। और बेचारे नान कपूर जी एक बार फिर तकिए पर लेट गए। चलिए आंखें बंद कीजिए, संपूर्णी ने कहा, और नान कपूर जी ने आंखें बंद कर ली। संपूर्णी ने इनकी आंखों पर हाथ रखा और बोली, अब जब तक मैं न कहूँ आंखें नहीं खोलेंगे आप। वो तो ठीक है, मगर ऐसा हुआ क्यों है? इसलिए कि आपका दिमाग खराब हो गया है। नान कपूर जी थोड़ी देर खामोश रहे, फिर बोले, माहौल ही ऐसा है, क्या करूं क्या ना करूं। दिमाग खराब ना हो जाए तो क्या हो? तुम जैसी सुंदरी, ये माहौल, झील के पानी को छूकर चलती हुई ये हवाएं, मौसम की ठंडक, सर पर खुला आसमान। इस दौरान संपूर्णी खामोशी से अपनी जगह से उठी। इसने रत्ना को इशारा किया। रत्ना नान कपूर जी के पास आकर बैठ गई। नान कपूर जी जज्बाती लहजे में बोले, यकीन करो रत्ना, कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि भगवान जब देने पर आता है तो किस तरह इंसान को सब कुछ दे देता है। आपने कुछ मांगा था भगवान से? रत्ना बोली, और नान कपूर जी एक बार फिर आंखें फाड़े इसे देखने लगे। अरे बाप रे बाप, आखिर क्या हो रहा है? मुझे मुझे तो आप दीवाने लग रहे हैं। चलिए वापस चलते हैं। अरे मम, मगर क्यों? मम, मेरी बात तो सुनो। ये क्या बार बार कह रहे हैं? भगवान की सौगंध, आंखें फट जाए अगर झूठ बोल रहा हूँ तो। आवाज भी बदल जाती है, शक्ल भी बदल जाती है। बाप रे बाप, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चांदनी रातों में इन दरख्तों के नीचे मैं किसी असर में पड़ गया हूँ? ये आप खुद बताइए, मुझे तुम्हारी शक्ल बदली बदली क्यों लगती है? दिमाग खराब हो गया है आपका? यही कहे जा रही हो मुसलसल झील के पानी में अपनी शक्ल देखो, मगर नहीं, इस वक्त तुम असली ही लग रही हो। नान कपूर जी कैसी फजूल बातें कर रहे हैं आप? तुम जो भी कहो, मैं क्या कहूँ? नान कपूर जी ने कहा, बस आप खामोशी से आंखें बंद कर लीजिए। अरे छोड़ो, अब आंखें बंद करने से कोई फायदा नहीं। पता नहीं कम वक्त क्या हो गया है, दिमाग खराब हो गया है मेरा तो। फिर उठिए, झील के किनारे चलते हैं। नहाओगी पानी में? जी नहीं, मेरा दिमाग खराब नहीं है। आप गोते लगा लीजिए, अकेला तो कभी नहीं जाऊंगा। चलिए तो सही, रत्ना ने कहा, और नान कपूर जी को धकेलती हुई आगे बढ़ गई। मौका मिलते ही संपूर्णी, जो इनका पीछा कर रही थी, दरख्तों की आड़ लेटती हुई करीब पहुंची और फौरन ही रत्ना से जगह तब्दील कर ली। अब संपूर्णी नान कपूर जी के साथ चल रही थी। झील पर पहुंचकर नान कपूर जी ने कहा, अब जरा झील के पानी में अपनी शक्ल देखो, और अगर तब्दील हुई तो फिर दोबारा दिखाऊंगा। नान कपूर जी पलटे और फिर उनका मुंह हैरत से खुल गया। संपूर्णी ने कहा, अब क्या हो गया? तुम नान कपूर जी हकलाते हुए लहजे में बोले और फिर सर पर हाथ मारने लगे। आप वाकई पागल हो गए हैं। हाँ, ऐसा ही लगता है। पहले भी तन्हाई में आपका ये हाल हुआ था। आगे क्या होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। मेरा मतलब है, मैं कुछ नहीं कर सकते। आप मेरे लिए बेकार बातें कर रहे हैं। ये बात नहीं रत्ना, एक बार भगवान की सौगंध, कुछ मांग कर तो देखो। जीवन मांगोगी तो जीवन दे दूंगा। गलत कोई मानने की बात है ये? कोई किसी के लिए जीवन नहीं दे सकता। सीना खोल कर देखो मेरा। नान कपूर जी ने अपना सीना खोल कर दिखाते हुए कहा, क्या है? कुछ भी नहीं है इस सीने पर। अंदर झांको, इसके लिए आपको सीना खोलना पड़ेगा। तो खोल दो, छुरी मार दो मेरे सीने में। एक बार मेरे दिल में झांक कर देख लो, जान देख सकता हूँ तुम्हारे लिए। ये बात है, मैंने कहा ना, एक बार कह कर देखो। ठीक है, फिर आप ऐसा कीजिए कि मेरे कहने से अपने सीने में खंजर गोंद लीजिए। लाओ खंजर मुझे ला कर दो, या वापस हाथ चलो, वहां छुरी वगैरह मिल जाएगी। अरे समझती क्या हो तुम मुझे? हजार जाने दे सकता हूँ तुम्हारे लिए। मैं अभी खंजर देती हूँ आपको। संपूर्णी के लिए भला इस जगह के खंजर का हसूल कौन सा मुश्किल काम था? उसने अपने लिबास में हाथ डाला और एक इंतहाई तेजदार खंजर निकालकर नान कपूर जी की तरफ बढ़ा दिया। खंजर देखकर नान कपूर जी की हवा खिसक गई थी। उन्होंने फटी फटी आंखों से देखा और बोले, अरे अरे, ये खतरनाक चीज क्यों साथ लिए फिरती हूँ? आप पकड़िए तो सही से, संपूर्णी बोली। नान कपूर जी के हाथ कांपने लगे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने खंजर का दस्ता अपनी मुट्ठी में लिया और फटी फटी आवाज में बोले, अब क्या करूँ? गोंद लीजिए इसे अपने सीने में। नान कपूर जी ने खोए हुए लहजे में कहा, वो तो मैं घोंप लूंगा मम, मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। खंजर घोंपने से और क्या होता है आपको पता नहीं है? बात असल में ये है कि मैं सचमुच घोंप लूंगा इसे। मैंने सचमुच का खंजर ही दिया है आपको।
तो मैं क्या गोंप लूँ इसे अपने सीने में? आप कह रहे हैं ना मज़ाक का भी बुरा मान जाती हो, क्या मतलब? मज़ाक कर रहा था मैं। ओहो! तो ये कहिए ना कि मुझसे मोहब्बत का इज़हार सिर्फ़ एक मज़ाक है, इसकी बात तो नहीं कर रहा हूँ। नान कपूर जी भी बुरी तरह चक्कर खा गए थे। इधर रत्ना भी अपनी हँसी रोके हुए अपने आप को सँभाले हुए थी। संपूर्णी गदब की अदाकारी कर रही थी। नान कपूर जी फिर बोले, देखो मुझे वाक़ई हैरत हुई है मगर मैं समझ गया। क्या समझ के? ये खंजर तुमने अपनी हिफाजत के लिए अपने पास रखा था। अब जो कुछ भी किया हो इससे आपको गर्ज नहीं होनी चाहिए। आपने तो खुलकर ये बात कह दी ना कि आपकी मोहब्बत सिर्फ एक मजाक है, मोहब्बत के बारे में थोड़ी कहा था। तो फिर बस ये कहा था कि जरा दिल कमजोर है। अच्छा लो ये खंजर तुम मेरे सीने में खुद घूम दो, देखना उफ तक नहीं करूंगा, वादा रहा? हाँ वादा रहा, नान कपूर जी ने कहा और आंखें बंद करके सीना खोल दिया। संपूर्णी ने रत्ना को इशारा किया और रत्ना संभल की। दूसरे ही लम्हे संपूर्णी के हाथ में दबा हुआ खंजर नान कपूर जी के सीने में उतर गया और नान कपूर जी की दिलहराश चीख से वीराना गूंज उठा। इनके सीने से खून का फवारा बुलंद हो गया और वो फटी फटी आंखों से संपूर्णी को देख रहे थे। वार चूंकि सीने के दाहिनी तरफ किया गया था इसलिए दिल बराह रास्त मुतासिर नहीं हुआ था। इसी वक्त रत्ना भी दरख्त के पीछे से निकलकर आ गई। संपूर्णी ने मुंह खोल दिया और खून की धार बराह रास्त उसके मुंह में जाने लगी। रत्ना ने नीचे झुककर नान कपूर जी के दोनों पांव पकड़े और इन्हें घसीट लिया। नान कपूर जी धड़ाम से नीचे गिर पड़े थे। रत्ना इनकी गर्दन से चिमट गई और इसके दांतों से इनकी शाहराग उधेड़ डाली। उधर संपूर्णी का चेहरा नान कपूर जी के उबलते हुए खून से सुर्ख हो गया था और उधर रत्ना वहशी बिल्ली की तरह नान कपूर जी की गर्दन उधेड़ रही थी। देखने वाले अगर इस वहशतनाक मंजर को देख लेते तो शायद अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठते। दोनों अब डायने लग रही थी और नान कपूर जी लम्हा ब लम्हा जिंदगी से महरूम होते जा रहे थे। हालांकि उन्होंने भी जिंदगी बचाने की शदीद जद्दोजहद की थी, लेकिन दो ताकतवर औरतें इनकी हर जद्दोजहद को नाकाम बना चुकी थी और आहिस्ता आहिस्ता वो सर्द होते जा रहे थे। फिर उनकी जिंदगी खत्म हो गई और उनकी रूह ने उनका बदन छोड़ दिया। वो इस वहशत की ताब ना लाते हुए जहाँ बहक हो गए थे। होनहार बिल्लियां अब उनके बदन को उधेड़ रही थी और इसके बाद उन्होंने इनके बदन को पूरी तरह नोच खसोट कर खत्म कर दिया। ज्यादा से ज्यादा गोश्त चबा लिया गया था, जगह जगह से हड्डियां झलक रही थी। रत्ना ने मामूल के मुताबिक खुराक की नाली, सांस की नाली वगैरह पकड़कर बाहर खींच ली थी और नान कपूर जी का दिल बड़े शौक से चबाया था। उधर संपूर्णी ज्यादा से ज्यादा उनके बदन का खून चाट कर गई थी। फिर दोनों अपने काम से फारिग हो गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। इनके मुंह से खून टपक रहा था, आंखें सुर हो रही थी, जगह जगह खून के धब्बों ने उनका चेहरा बिगाड़ दिया था। दोनों अपनी जगह से उठी। संपूर्णी ने नशा आलूद चेहरे में कहा, रत्ना जी चले हट में चलते हैं। खून पीने के बाद तो बड़ी नींद आ जाती है, आओ गहरी नींद सो जाते हैं। रत्ना ने गर्दन हिला दी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और हट की जानिब चल पड़ी। बिमल कपूर अपनी फितरत में एक शरीफ नौजवान था। बाप की वजह से इसे काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। नंद कपूर जी शुरू ही से रंगीन मिजाज थे। वो बहुत से ऐसे मामलात में फंस चुके थे कि निकलना मुश्किल हो जाता था। बिमल कपूर ने कई दफा उन्हें मुसीबतों से निकाला था। सरला देवी जो बिमल कपूर की माँ थी, सारी जवानी शोहर की बुरी आदतें भुगतती रही थी। शरीफ खानदान की थी, मुंह से कभी उफ भी नहीं किया था, लेकिन जवान बच्चों की मौजूदगी में नान कपूर जी जो हरकतें किया करते थे और बच्चे जिस अंदाज में इनके बारे में गुफ्तगू करते थे और सोचते थे, इससे सरला देवी को बहुत दुख होता था। बिमल कपूर मुख्तलिफ शख्सियत का मालिक था और वह दूसरे बहन भाइयों की तरह बाप पर गलत किस्म के तबसरे नहीं करता था, बल्कि उनके लिए दुखी रहता था। फ्लैट में उसे रत्ना मिली थी। रत्ना ने जो बातें उससे की थी वो इसके दिल की आवाज़ थी, लेकिन रत्ना के हसीन चेहरे ने इसके दिल पर एक अजीब सा असर किया था। इसे ना जाने क्यों ये एहसास हो रहा था कि वो लड़की बुरी औरत नहीं है। पता नहीं नान कपूर जी ने इसे क्या क्या कहानियां सुनाई थी, किस तरह अपने जाल में फांसा है, क्या इरादे रखते हैं, उसे निकाल देंगे या मुस्तकिल तौर पर रख लेंगे। बहुत सी बातें इसके दिल में आ रही थी और रात की तारीकियों में जब वो रत्ना के बारे में सोचता, दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी, आंख खुल जाती और बाकी रात वो जागता रहता। वो दोबारा फ्लैट पर नहीं गया था। बहुत देर तक सोचता रहा। सरला देवी सबसे ज्यादा उसी पर एतमाद करती थी। वो इनका सबसे बड़ा बेटा था, दिल की हर बात उससे कह देती थी और बिमल कपूर भी माँ से अपने दिल की हर बात कह देता था। 2-3 दिन गुजर गए थे, लेकिन इसकी कैफियत खराब से खराबतर होती जा रही थी। आखिरकार जब दिल ना माना तो माँ ही के पास पहुंचा। सरला देवी ने मोहब्बत भरी निगाहों से बेटे को देखा और बोली, आओ विमल, क्या बात है? माँ जी, आपसे दिल की कुछ बातें करना चाहता हूँ। तो इसमें कहने की क्या जरूरत है बेटा, हम दोनों ही तो एक दूसरे के राजदार हैं। मैं तो दोस्त कहती हूँ तुझे, अपना दोस्त समझती हूँ। क्या बात है माँ जी? एक बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। कैसी मुश्किल है, मुझे बताओ तो सही। क्या कहूँ माँ जी, कहते हुए शर्म भी आती है। नहीं बेटा बता, ऐसी क्या बात है? माँ जी, पिताजी हमेशा की तरह अपनी हरकतों में मसरूफ हैं। वो जो फ्लैट है हमारा, इसमें आजकल एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रह रही है माँ जी। रत्ना है उसका नाम। इत्तफाकिया तौर पर इससे मेरी मुलाकात हो गई माँ जी।
मैं अपने तजर्बे को आपसे ज़्यादा बड़ा नहीं समझता, लेकिन एक बात कहता हूँ, वो लड़की बुरी नहीं है। पता नहीं पिताजी से कौन से सब्ज़ बाग दिखाकर फ्लैट तक ले आए हैं। आपको तो पिताजी की आदत मालूम है ना। माँ जी, एक बात पहली बार आपसे कह रहा हूँ, भगवान के लिए आप इसे मेरी बुराई ना समझे। जो कुछ कह रहा हूँ, इस पर गौर करें और फैसला करें कि क्या करना है। बोल तो सही आगे, सरला देवी ने कहा। माँ जी, मेरा दिल उसके लिए धड़कने लगा है, वो मेरे मन में समा गई है। माँ जी, आप इसे मिले। अगर पिताजी ने इसे दाग नहीं लगाया और धोखा देकर वहां लाए हैं और मुस्तकबिल में कोई इरादा रखते हैं, तो आप इसे बचाइए। माँ जी, मेरे लिए जिंदगी में पहली बार हम पिताजी से लड़ाई लड़ेंगे और इनसे कहेंगे कि इस मासूम लड़की को दागदार ना करें, इसको अपनी बहू बना ले। माँ जी, ये मेरे मन की बहुत बड़ी आरज़ू है। सरला देवी का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। कभी कोई ऐसी सूरत हाल भी पेश आ जाएगी, उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। आनंद कपूर जी की हरकतों से वो वाकिफ थी और जानती थी कि वो किस तरह के आदमी हैं। ऐसी सूरत में अगर बाप बेटों में जंग छिड़ गई तो पता नहीं इसका क्या नतीजा निकलेगा। वो बहुत देर तक सोचती रही। बिमल कपूर सफालिया निगाहों से इन्हें देख रहा था। कुछ देर के बाद उन्होंने कहा, ठीक है बिमल, एक काम करते हैं, अभी फिलहाल हम इस लड़की को समझाते हैं। आनंद कपूर जी की हरकतें उससे बता देते हैं, उससे कहते हैं कि वहां से फौरन निकल जाए। अगर वो तैयार हो जाए तो फिर इसे कहीं किराए वगैरह पर घर लेकर रखेंगे और 2-4 महीने गुजर जाने देंगे। तेरे पिता जब इसे भूल जाएंगे तो हम इसका हुलिया बदल कर इससे सामने ले आएंगे। कोई ना कोई तरकीब करके मैं तेरी शादी इससे करा दूंगी। लेकिन मेरे लाल, अगर तेरे पिताजी अपनी गंदी फितरत से काम लेकर कामयाब हो गए तो फिर तू क्या करेगा? जूते मारकर इस सुसरी को फ्लैट से बाहर निकाल खड़ा करूंगा। कम से कम इस बार माँ जी, मैं पिताजी की हरकतों को माफ नहीं कर सकूंगा। दिल से भूल जाएगा उसे। हाँ माँ जी, अगर वो पिताजी के फेर में आ जाती है तो इसका मतलब है फिर तो वो अच्छी औरत नहीं है, कोई चक्कर वाली बात ही होगी। ऐसी औरत से फिर मैं भला क्या दिल लगाऊंगा। सरला देवी सोच में डूब गई। फिर उन्होंने कहा, तेरे पिताजी तो शहर से बाहर गए हुए हैं। हम ऐसा करते हैं कि आज ही उससे मिल लेते हैं। ठीक है माँ जी, आप तैयार हो जाए, मैं भी तैयार होकर आता हूँ, बिमल कपूर ने कहा और माँ के कमरे से बाहर निकल गया। सरला देवी इस अजीबो गरीब मसले के बारे में सोचने लगी थी। शोहर तो था ही उबाश, बेटे के दिल को लगी थी। जिंदगी में पहली बार बिमल कपूर ने अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार किया था। माँ का दिल मचलने लगा। बेटे की जिंदगी की खुशियां हासिल करने की ख्वाहिश दिल में बेपनाह थी। बहरहाल उठी और खुद भी तैयार हो गई। थोड़ी देर के बाद बिमल कपूर आ गया था और दोनों माँ बेटा कार में बैठकर फ्लैट की जानिब चल पड़े। थोड़ी देर के बाद बिमल कपूर और सरला देवी फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाजा बंद मिला और बिमल कपूर ने अफसोस भरे लहजे में कहा, न जाने कहाँ गई, कहीं यहाँ से चली ही तो नहीं गई। आप आइए ना मेरे साथ माता जी, सामने की एक दुकान पर मेरा एक दोस्त होता है। हालांकि मैंने इस बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मुमकिन है उसे कुछ पता हो। एक बार पहले भी इसने मुझे कहा था, मेरा मतलब है पिताजी के बारे में। सरला देवी तो नीचे आकर कार में बैठ गई और बिमल कपूर अपने दोस्त के पास पहुंचा और इससे पूछा, सुनाओ लक्ष्मण, कैसे हो? वो सामने हमारे फ्लैट के बारे में तो जानते हो ना? हाँ, क्यों नहीं। हाँ, इसमें एक लड़की रहती है, पता नहीं कल तुम्हारे पिताजी के साथ कार में गई थी। कल किस वक्त? बिमल हैरानी से बोला। दिन की बात है, इसके बाद से वो वापस नहीं आए। और कार कौन सी थी? वही जो अक्सर तुम्हारे पिताजी के इस्तेमाल में रहती है। बिमल कपूर को ये बात मालूम थी कि नान कपूर जी ने अपनी अय्याशियों के लिए कार खरीदी हुई है और किसी किसी और जगह रखता है। वो सोचने लगा कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हो गई है। हो सकता है नान कपूर जी लड़की को बहला फुसला कर कहीं और ले गए हों। वो जगह कौन सी हो सकती है? इसने सोचा और फिर इसे वो हाट याद आया जो झील के किनारे था। वो वापस अपनी कार में आया और बैठकर कार स्टार्ट कर दी तो सरला देवी ने कहा, क्या हुआ बिमल, लड़की के बारे में कुछ पता चला? लड़की के बारे में भी पता चल गया है माताजी, और पिताजी के बारे में भी, लेकिन फैसला हो जाना चाहिए। कम से कम अपने मन से उल्टे सीधे ख्यालात तो निकाल दो। पिताजी के बारे में क्या पता चला है? धोखा देकर गए हैं, इसी शहर में है। मेरा ख्याल है या तो वो इस लड़की को धोखा दे गए हैं या फिर कोई और बात है। कहाँ जा रहे हो? झील पर। वहाँ क्या है? पिताजी का एक घर जहाँ वो रंगरलियां मनाने जाते हैं। हे भगवान, क्या होगा हमारा? सरला देवी ने कहा और आंखें बंद करके सर झुका लिया। लेकिन बिमल के जहन में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी, ना जाने क्यों। उसके दिल में यही ख्याल था कि रत्ना बुरी लड़की नहीं है, जरूर इसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन कहीं ये धोखा ऐसा ना हो कि बिमल को इसका ख्याल दिल से ही निकालना ना पड़ जाए। लेकिन अब कुछ ना कुछ होना जरूरी है। पिताजी ने इंतहा कर दी है, इससे आगे कुछ नहीं होना चाहिए। बिमल के जहन में बहुत से बुरे बुरे ख्यालात आने लगे। बेचारी सरला देवी भी परेशानी से बार बार बेटे की सूरत देखने लगती थी। इन्हें भी ये खौफ हो गया था कि कहीं बाप बेटे का टकराव ना हो जाए। इससे ज्यादा दुख भरी बात भला और क्या हो सकती थी। बहरहाल खामोशी रही। जब वो झील किनारे पहुंचे तो उन्होंने पुलिस की गाड़ियां देखी। पुलिस की 2 गाड़ियां झील के साथ खड़ी हुई थी और इसके अलावा जो खास बात थी वो ये कि नान कपूर के हट के सामने भी पुलिस वाले पहरा दे रहे थे। बिमल कपूर का दिल धक से रह गया। यकीनन कोई अहम बात हो गई है। उसने कहा, रोकी तो सरला देवी ने पूछा, क्यों, क्या बात है माता जी? मेरा ख्याल है कोई गड़बड़ हो गई है। कैसी गड़बड़? सरला देवी ने खौफजदा लहजे में पूछा।
ये तो मैं नहीं कह सकता। वो जिस हट के सामने पुलिस वाले खड़े हैं ना, वो हट पिताजी का है। और वो जो पुलिस की 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, सरला देवी ने इशारा किया। आप बताइए क्या करूँ? अरे बेटा चल कर देखो तो सही, कहीं कोई खतरनाक बात ना हो गई हो। सरला देवी बेचारी दहशतज़दा होकर बोले। बिमल कपूर ने एक लम्हे के अंदर फैसला किया और थोड़ी देर के बाद वो हट के दरवाजे पर पहुंच गया। कुछ पुलिस वाले अंदर भी मौजूद थे, कुछ बाहर खड़े हुए थे। एक ने बिमल कपूर को देखते हुए कहा, क्या बात है, गाड़ी यहाँ से आगे ले जाओ। यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है भाई। मैं बेशक चला जाता हूँ, लेकिन तुम मुझे ये बता दो कि हुआ क्या है। यहाँ एक डायन बांध की गई है जिसने एक बंदे का खून कर दिया है। डायन? हाँ, आदमखोर बंदा खा गई पूरा। शक्ल देखो तो हसीन और जवान है, लेकिन फितरी आदमखोर है। अंदर बांध कर रखी है हमने। क्या इसी हाट में है? इसने किसी को खाया है? नहीं, लाश तो इधर पड़ी हुई है। यहाँ तो वो खून में डूबी हुई मिली है। हे भगवान बिमल, मेरा दिल घबरा रहा है। जरा चल कर तू इधर देख, सरला देवी ने कहा। बिमल कपूर ने फौरन ही गाड़ी आगे बढ़ा दी और थोड़ी देर के बाद वो पुलिस वालों के पास पहुंच गया। चूंकि आम दिन था, वहां ज्यादा रश नहीं था, इक्का दुक्का अफराद के अलावा बाकी सब पुलिस वाले थे। उन्होंने एक लाश को घेर रखा था। लाश का पूरा बदन जगह जगह से उधड़ा हुआ था, कुर्बो जवार में खून बिखरा हुआ था। गर्दन टेढ़ी थी, लेकिन चेहरा सामने ही था। बिमल कपूर कार से उतरा, लाश देखी और पिताजी कहकर इस तरफ लपका तो पुलिस वाले भी चौंक पड़े। वैसे तो शायद वो बिमल को पकड़ लेते, लेकिन पिताजी के लफ्ज पर वो हैरान हुए थे। बिमल लाश के पास पहुंचा। उसने लाश की ये बिगड़ी हुई कैफियत देखी तो उसका दिल भी बुरी तरह दुख कर रह गया था। नान कपूर कुछ भी थे, लेकिन बहरहाल इसके पिता थे। पुलिस ऑफिसर इसे घूर रहे थे। जब वो सीधा हुआ तो एक पुलिस ऑफिसर ने इसका बाजू पकड़कर इसे पीछे करते हुए कहा, अभी आपने इस लाश को पिताजी कहकर पुकारा था। बिमल कपूर की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। सरला देवी बेचारी हक्का बक्का बैठी हुई थी। उन्होंने भी लाश का चेहरा नहीं देखा था, ना इन्हें बिमल कपूर नजर आया था। वो पुलिस वालों के दरमियान खड़ा था। ये मेरे पिता हैं, बिमल कपूर ने नान कपूर की तरफ इशारा करके कहा। ओहो, आइए जरा पीछे आ जाइए, ब्राह करम पीछे आ जाइए। कार में कौन है? मेरी माता जी हैं। आप लोग इधर कैसे आए? पिताजी को ढूंढते हुए। क्या नाम है आपके पिताजी का? नान कपूर। क्या करते थे? वो बिजनेसमैन थे। आपको यकीन है कि लाश आपके पिताजी की ही है? हाँ, मैं इनका चेहरा देख चुका हूँ। आपको मालूम है कि इस लाश के साथ क्या सलूक हुआ? आप मुझसे फजूल बातें ना करें। ये बताइए, आप पिताजी की लाश का क्या कर रहे हैं आप? बिमल कपूर ने कहा। देखिए, क्या नाम है आपका? बिमल कपूर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।